हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में कवि रघुवीर साहेब द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। लेकिन कविता की व्याख्या शुरू करने से पहले आइए हम रघुवीर साहेब जो कैमरे बंद अपाहिज कविता के कवि हैं उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। रघुवीर साहेब समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई थी। यहीं से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में वे एक पेशेवर पत्रकार थे। इन्होंने प्रत्येक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद में निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1990 में दिल्ली में हुआ था। आइए अब इनकी रचनाएं देखते हैं। रघुवीर साहेब नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई थी। इनकी महत्वपूर्ण काव्य संकलन है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसी हंसी, जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। रघुवीर साहेब ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है। ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतना संपन्न रचनाकार हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में कविताएं लिखी। घर मोहल्लों में चरित्रों पर कविताएं लिखकर उन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, राजनैतिक भ्रष्टाचार और छल छपंद इनकी कविताओं में से उठकर खोजी पत्रिका में सनसनीखेज रही हैं। वे आत्मविश्लेषण के माध्यम बने। इन्होंने कविताओं की एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया है। रघुवीर साहेब ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं से निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। इन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा और उन लोगों व उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया जिन्हें समाज में हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था। इन्होंने भारतीय समाज के ताकतवरों की बढ़ती हैसियत व सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। अब इनकी भाषा शैली। रघुवीर साहेब ने अधिकतर बाल गीत की रचना लिखी है। अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे हैं। भयाक्रांता अनुभव की उन्होंने रहित अभिव्यक्ति को कविता में अन्याय विशेषता है। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनावश्यक सी प्रतीत होने वाले शैली में समाज की दारुण वेदना को व्यक्त किया है। साथ ही इसमें काव्य की सीधी, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है। आइए अब कविता का प्रतिपाद्य या संदेश देखते हैं कि कवि इस कविता में क्या संदेश देना चाहता है और उसके पश्चात हम करेंगे कविता की सप्रसंग व्याख्या। तो आइए देखते हैं पहले कविता का प्रतिपाद्य। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौतियों को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यम के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को
पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है। जो कारोबारी जो दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनशील हो जाता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही साथ उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचते हैं। अब आइए इस कविता की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही साथ उसमें अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर भी। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताएगा, बताइए, बता नहीं पाएगा। अब पहले शब्दार्थ देखते हैं। समर्थ अर्थात सक्षम, शक्तिवान, ताकतवर या मजबूत, दुर्बल, कमज़ोर, बंद कमरे में, टीवी स्टूडियो में जहाँ साक्षात्कार लिया जाता है। अपाहिज, अपंग, विकलांग, दुख यानी कष्ट। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में कैमरे बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि हैं रघुवीर साहे जी। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिमान मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उनसे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसकी अपाहिज की ओर स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, उससे दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा क्योंकि वे प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। का भाव है कि दूरदर्शन वाले अपने आप को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं और वे एक अपाहिज व्यक्ति को ये कहकर स्टूडियो में लेकर आते कि हम आपके जीवन के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन वे उनसे ऐसा कोई प्रश्न नहीं करते बल्कि वे उसका अपाहिजपन का मजाक बनाते हैं। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। मीडिया की मानसिकता पर कार्यान्वयन किया गया है। काव्यांश में नाटकीयता है, भाषा सरल, सहज एवं प्रभावमयी है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया। आइए अब अगला पैरा देखते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे में बताएंगे, क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते। अब शब्दार्थ देखते हैं हम इस पैरे के। रोचक अर्थात दिलचस्प, वास्ते के लिए, इंतज़ार, प्रतीक्षा। अब इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? यह बात सोचकर बताइए। यदि यह नहीं बता पाते तो स्वयं ही उत्तर देने को कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। अर्थात जब वे बेतुके सवाल करते हैं अपाहिज व्यक्ति से और वो उसका जवाब नहीं दे पाता तो स्वयं वो इशारे कर अर्थात जैसा अपाहिज है उसके वैसे ही उसके चरित्र को दिखाते हुए उसको वैसे इशारे करके बताते हैं, क्या तुम ऐसा
जैसा होता है उसको वैसे ही इशारे कर करके पूछते क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है, और फिर थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो ये सुनहरा अवसर या सुनहरा मौका खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वे अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। और मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछें कि वह रोने लगेगा, और वे समाज के पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी अपने आप रोने का इंतज़ार है, और यह सब प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। काव्यांश में मीडिया कर्मी वालों की जो बेतुके सवाल हैं और जो उनकी मानवीय संवेदनाहीन हो चुकी हैं उसका चित्रण किया है। वो दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माता पर करारा व्यंग्य किया है कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी हद तक भी नीचे गिर सकते हैं। भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकार कवि ने प्रयोग किया है। मुक्तक छंद। अगला पैरा देखते हैं। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसे रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसे अपने अपंगता को थोड़ा मानेंगे, अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं। अब इस काव्य पंक्तियों में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। उसने यह बताते हुए का प्रयास किया है कि मीडिया के लोग किस प्रकार से दूसरों के दुखों को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उनकी फूली हुई आँखों की तस्वीर भी बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी, कसमसाहट के बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पाता, वो ऐसी तरफ दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों की उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों का धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं कि वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हम यानी मीडिया कर्मी जो हैं, जब वो देखेंगे कि वो जो बोलने की कोशिश कर रहा है अपाहिज व्यक्ति बोल नहीं पाता, तो हम ऐसा करेंगे कि हम दर्शकों को भी कहेंगे कि ये अपनी अपंगता, अपने अपाहिजपन की पीड़ा को कैसे आप तक व्यक्त करे, और हम कोशिश करें कि दर्शक को भी धैर्य देते रहेंगे कि, और ऐसा करके दोनों रो पड़ेंगे। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं कि अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। मुक्तक छंद है। उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग किया है। पर्दे पर अनुप्रास अलंकार है और व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता का समावेश है। अब इसका अंतिम पद देखते हैं। और आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कमी है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर पर रह गया, और धन्यवाद। इस तरीके से वो कहेंगे। कवि बताते हैं उसके पश्चात मीडिया कर्मी कहेंगे आप और वह दोनों, यानी कि दर्शकों को भी कहेंगे और वह दोनों और जो अपाहिज है, कि दोनों जब रोने लग जाएंगे, जिन आँखों में उनकी पीड़ा आ जाएगी, दर्द महसूस करेंगे, तो फिर हम कैमरे को बस करो, नहीं अब नहीं, रहने दो, ऐसे शब्द बोलकर हम यही कहेंगे कि पर्दे पर वक्त की कमी है, अर्थात वक्त बहुत कीमती है, और हम ये कार्यक्रम यहीं पर छोड़ देंगे, अब मुस्कुराएंगे हम। और उसके बाद हम यानी कि मीडिया कर्मी वाले हंसेंगे कि हमने अपना जो कार्यक्रम है सफल बना लिया। आप देख, ऑफिस के बाद हम कहेंगे आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, और फिर हम धन्यवाद करेंगे। अर्थात अपने कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए हम कुछ न कुछ ऐसा करते रहेंगे। तो ये थी रघुवीर साहे द्वारा रचित कविता कैमरे बंद अपाहिज की व्याख्या। आइए अब हम
उन्हीं की इसी कविता के प्रश्नोत्तर भी देखते हैं जो कविता के साथ। पहला प्रश्न, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? उत्तर है, कवि ने कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में यानी ब्रैकेट में रखी हैं। ये कोष्ठक यानी ब्रैकेट कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से के अलग अलग लोगों को संबोधित किया है। इस तरह में जो है संचालन करने के लिए उत्तर के लिए, जैसे कैमरामैन के लिए कैमरा दिखाओ हमें बड़ा बड़ा, कैमरा की फिर डैश डैश की कीमत। दर्शकों के लिए हम खुद इशारे से इनको बताएंगे क्या देखा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अपंग व्यक्ति के लिए यह अवसर खो देंगे जब थोड़ी कसर रह गई। ये कोष्ठक कविता के मुख्य उद्देश्य की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है, तो इसका जो आंसर है आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। उत्तर है, यह कविता अपनेपन की भावना से छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को व्यक्त करता है, परंतु इनका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो जाए। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम जो हैं कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का तो दिखावा करते हैं, पर इस तरह दिखावटी पर अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंचा देती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हम समाज शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है, या इस तरीके से हो सकता है एक प्रश्न। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम समाज शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? हम समाज शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है। मीडिया कर्मी व मीडिया संचालक अपने प्रचार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं तथा किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की करुणा को बेच सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से होती है। हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति में लाचारी का भाव है। मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमज़ोर होता है। मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति में भी विचलित हो जाता है। अपंग व कमज़ोर व्यक्ति रोने लगता है। यह सब कुछ उसे कार्यक्रम संचालक की इच्छानुसार ही होता है। अब है प्रश्न नंबर 4। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उसमें उसकी प्रश्नकर्ता का कौन सा महत्व उद्देश्यपूर्ण होगा? तो इसका उत्तर आएगा, कार्यक्रम संचालक व निर्माता का एक उद्देश्य होता है अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाना और ताकि वह अधिक से अधिक पैसे कमा सके। इस उपलब्धि के लिए उसे वहाँ कोई तरीका अपनाना पड़े, अपना सकता है, वह चाहे कैसा भी हो। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ
एक साथ रोने लगते हैं तथा इससे उसके कार्यक्रम का जो संचालक है उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति का उत्तर आएगा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यावसायिक नज़रिया प्रस्तुत किया है। पर्दे पर वो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होते हैं। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम संचालक को जनता के लिए या पीड़ा से जो दुखी व्यक्ति उसका कोई मतलब नहीं होता। अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में अधिक लोकप्रिय बनाना उसका उद्देश्य होता है। ये था रघुवीर साहित्य द्वारा रचित कविता कैमरे बंद अपाहिज की व्याख्या एवं कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर। अगली वीडियो में हम करेंगे कविता के अर्थ ग्रहण व काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न है। कविता की व्याख्या और प्रश्नोत्तर आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।